इंजीनियर मोहम्मद अली। रॉयल 92 न्यूज़ की तरफ से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम तलीम की अहमियत और तलीम की फजीलत और तलीम में आने वाले दरपेश मसाइल के बारे में ज़िक्र करेंगे। इसके लिए हमने दावत दी है जनाब एजुकेशन स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर तनवीरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत आपकी? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ रॉयल न्यूज़ का और आपका भी मोहम्मद अली साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जो बेहतरीन उसका लाया अमल है, जो उसके सलूशंस हैं, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम डिस्कस कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम में आने का। डॉक्टर साहब सबसे पहले मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने इल्म की फजीलत पे ज़ोर क्यों दिया? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहली आयत ही इल्म की फजीलत के बारे में नाज़िल की। इसके मतलब इल्म की फजीलत के मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब पहली वही नाज़िल हुई तो उसका जो फर्स्ट वर्ड था वो ही इकरा था। ठीक है, पढ़ के नाम से अल्लाह पाक ने कुरान पाक की जो इब्तिदा की। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने इल्म की फजीलत की वजह से ही इसको जो पहला लफ्ज़ था वो भी इकरा के नाम से। फिर अल्लाह पाक ने बार बार कहते हैं कि आप तफक्कर करें, आप गौर व फिक्र करें इस ज़मीन व आसमां के बनाने में, दिन रात आने जाने में। अल्लाह पाक ने हमें फ़िक्र, रिसर्च, तफक्कर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो फ़िक्र और जो रिसर्च है उसको हमने पीछे कर दिया है और दूसरे मामला को आगे ले आए हैं। डॉक्टर साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। इसमें जो आपने रिसर्च लफ्ज़ कहा है उसमें हमारे जो नौजवान नस्ल है वो दूर क्यों होती जा रही है? रिसर्च से दूर क्यों हो रही है? रिसर्च एक बहुत अच्छी चीज़ है। रिसर्च बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर का नाम है। देखें, आज जितनी भी दुनिया में डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं, सबसे पहले जो डिस्कवरीज और इन्वेंशन थी वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे। वो जाबिर बिन हयान से लेके अल-बरूनी, इब्न हैसम से लेके जितने भी अल-हवाज़मी है, सीना है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमने रिसर्च को पीछे कर दिया और गैर मुस्लिम ने रिसर्च पे आगे चली गई। आप ये हाल है कि आप अपने घर में स्टार्ट कर लें, एसी ले लें, मोबाइल ले लें, कोई चीज़ आप ले लें, आप खुद देखेंगे, ये स्पीकर ले लें, इस इन्वेंशन में मुसलमानों का क्या हाल, इसमें कंट्रीब्यूशन है और जो गैर मुस्लिम है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आपको जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि 99.99% जो है जितनी भी इन्वेंशन, जितनी भी इंसानों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा की गई हैं उसमें जो हिस्सा है वो कंट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम का आएगा और मुसलमानों का सिर्फ 0.001%। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि नॉन मुस्लिम की इन्वेंट्री इस वक्त मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसकी बेसमेंट में जाए, इन्वेंट्री की बेसमेंट में, तो मुस्लिम साइंटिस्ट है, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया था, वोली सीना, इब्न हेशम एट्सेट्रा। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है हमारी नौजवान नस्ल पीछे क्यों जाती जा रही है? मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम जो कंट्री है उसकी इन्वेंट्री क्यों नहीं हो रही? इसमें जो आपने पहला क्वेश्चन किया था ना, इसमें वाकई रिसर्च की फुकदान है। देखें, एक स्टेम STEM एक वर्ड है जिस पे दुनिया आजकल फोकस किए हुए है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इस तरह एक स्टीम है, साइंस, टेक्नोलॉजी और E से इंजीनियरिंग और A से आर्ट्स और M से है आपका मैथमेटिक्स। पूरी वर्ल्ड जो है इस पे वर्क कर रही है। हमारा ये हाल है कि हमारी साइंस लैब देखें, हमें नसीब ही नहीं होता। हमारी क्रिएटिविटी का ये आलम है कि हमने तोहम परस्ती पे बिलीव किया है। हमारे अंदर जो माशरे में नौसरबाज हैं, जो तोहम परस्त लोग हैं, उनने इन साइंसी अलूम से फ़ायदा उठाया और क्या किया कि अपनी नौसरबाजी चला गए। लेकिन हाँ, बदकिस्मती ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको साइंस की जो ABC जिसे आप कहते हैं, जिसकी बेस है बच्चे की रिसर्च की, हमने आज तक उसको नहीं चलाया। बदकिस्मती आगे देखें कि बच्चा मैट्रिक कर जाते हैं, FSC कर जाते हैं, BSc और फिर आजकल BS है, MSc कर जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो ज़ीरो है। वजह क्या है? अब देखें, जब प्रैक्टिकल वर्क नहीं बचा करेगा, साइंसी जो अलूम है, जितने भी साइंसी अलूम है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या आपकी केमिस्ट्री है या बायो है, ये टोटली डिपेंड करते हैं लैब पे। हमारे लैब से क्लोज, हम लैब का उसको यूज़ भी नहीं कर रहे हो, हमारे पास लेटेस्ट अपरेटस भी नहीं है। इसलिए हम साइंस और टेक्नोलॉजी में, जिसका मैंने पहले वर्ड यूज़ किया, स्टेम में जो STEM है, उसमें बहुत पीछे हैं। जब तक हम उसको फोकस नहीं करेंगे, साइंस एजुकेशन को फोकस किया जाएगा तो फिर ये रिसर्च जो है ये साइंटिस्ट पैदा होंगे। उसके बाद जो है क्रिएटिविटी बचूंगी। और एक जो आपने बात की रिसर्च की,
जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम देखिए, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट है 60%, पूरे एशिया में अफगानिस्तान का 38% है, हमारा है 60%, अफगानिस्तान के बाद हमारा है श्रीलंका जो है 99%। अब देखिए उसका लिटरेसी रेट। फिनलैंड जिसका दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तरीन है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो वर्ल्ड में है वो फिनलैंड का है, ठीक है, और 100 लिटरेसी रेट है उसका। अब उसके एजुकेशन सिस्टम में देखें आप हैरान रह जाएंगे, ठीक है, कि एक छोटा सा कंट्री जो है उसने किस तरीके से लिटरेसी रेट को 100 लेके गया है। अब ये नहीं है कि वो है, अब देखें जितनी भी ये रियासतें आज़ाद हुई हैं, कजाकिस्तान, अजरबैजान, इनका भी लिटरेसी रेट देख लें 99 पॉइंट समथिंग, 99% लोग जो है लिटरेट हैं। और पाकिस्तान जिसको 1947 में जाके, हमारा 1947 में हम आज़ाद हुए और आज देखें अभी तक हमारा। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि फिनलैंड जैसा मुल्क 100% लिटरेसी रेट है, और पाकिस्तान से बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक जैसा कि अजरबैजान या इस तरह का कोई भी मुल्क, श्रीलंका एटसेट्रा, कोई भी मुल्क हो गया, उसका लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है। और पाकिस्तान से सबसे जो कम रेट है पाकिस्तान से नीचे है वो सिर्फ अफगानिस्तान का है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में 40% लोग, तो 40% लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसको ऊपर ले जाने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए, आप इस बारे में क्या अपनी राय देते हैं? जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली शहबाज साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि लिटरेसी रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मेरे भाई देखें, यहाँ पे तो जो एक सेंटेंस उर्दू ज़बान हमारी है, कौमी ज़बान, नेशनल है, कौमी ज़बान है, उसका एक सेंटेंस जो पढ़ सकता है ना, उसको कंसिडर किया जाता है कि ये लिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा आदमी है। अब ये हाल है कि हमें तलीमी एमरजेंसी नाफिज करनी होगी। और कैसे तलीमी एमरजेंसी? हमें समझे 24 आवर, जब तक लिटरेसी रेट हमारा 90% नहीं हो जाता, 90+ नहीं हो जाता, हमें तलीमी एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। बहुत अच्छे इक़दाम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। देखें जैसे जब से हमारे डॉक्टर मुराद राज साहब आए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। इन्होंने सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे फोकस किया है, इन्होंने फिर आफ्टरनून स्कूल जो हैं वो बनाए हैं। इसके अलावा इन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे सिस्ट पे सारे तुलबा का जो डाटा है वो लेके आ रहे हैं। इस तरीके से मैं समझता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत बड़ा सपोर्टिव है, प्राइवेट सेक्टर बहुत सपोर्ट कर रहा है लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बढ़ाने में। तो इसमें क्या है, अब इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चा एजुकेशन की तरफ शौक से आए, फोर्सली ना आए। अब देखिए फिनलैंड में, जैसे हमने पहले जिक्र कर रहे थे, ये फिनलैंड में क्या है, फिनलैंड में 7 ईयर का बच्चा एडमिशन किया जाता है, उससे पहले उसको फ्री फ्लोइंग बोला जाता है। उससे पहले बच्चे को जो उसका जी चाहता है करे, वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो लर्निंग विद फन कर रहा है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीख रहा है, वो ये काम कर रहा है। उसकी कोई बर्डन नहीं है, कोई बैग नहीं है, कोई बुक्स नहीं है। 7 ईयर, इनके 3 to 7, 4 ईयर तक वो सिर्फ लर्निंग विद प्लेइंग, लर्निंग विद फन, वो फन के साथ लर्न कर रहा है। 7 ईयर के बाद बच्चे को एडमिशन लिया जाता है। फिर एक और देखो सिस्टम की, ज़बरदस्त सिस्टम है। 16 ईयर से पहले कोई एग्जाम नहीं है। सबसे पहले जो एग्जाम उनका लिया जाता है वो 16 ईयर पे जाके, जब वो बच्चे की एज 16 ईयर होती है, फिर उसका जाकर एग्जाम लिया जाता है। मैंने कमाल का उसका सिस्टम है, ठीक है। ये इस तरह, इसके अलावा और उसकी बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम में है। इसके अलावा भी बहुत से सिस्टम है। यूके का बड़ा अच्छा सिस्टम है, यूएसए का बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिंगापुर हमारा एशियन कंट्री है, उसका बड़ा ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब आपकी बात सही है कि लिटरेसी रेट की क्वालिटी को या इसको इनक्रीज़ करने के लिए अब क्या क्या इक़दाम उठाए जाएँ, अपनी तजवीज़ बताएँ, ताकि हम थोड़ा सा प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ही लेके जाएं। तो अपनी तजवीज़ बताएं कि लिटरेसी रेट को कैसे इंक्रीज़ करना है और उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है। जी बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली साहब और आयल न्यूज़ का। मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कैसा बढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे आए। देखें, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया। पीटीवी बहुत डाउन पे था, उन्हें क्या किया कि 35 रुपीज़ 35 रुपये बिल के अंदर ऐड कर दिए। अब 35 रुपये से, अब देखें 22 करोड़ आवाम है और कितने घर होंगे, कितने कनेक्शन हैं बिजली के। 35 रुपये से हिसाब से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। आज पीटीवी एक नहीं है, पीटीवी होम है, पीटीवी ग्लोबल है, पीटीवी स्पोर्ट्स, बहुत से चैनल आ गए। पीटीवी अपने पाँव पे खड़ा हो गया। रीज़न क्या है, उसको सिर्फ 35 रुपीज़ की समझे कि थोड़ी सी हेल्प मिली। आप यही एजुकेशन एमरजेंसी क्या करेंगे, बिल्कुल पहले भी गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन की है, आप यही 50 रुपीज़ आप रख लें। अब 50 रुपीज़ अगर करेंगे करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा
और उससे आपका लिटरेसी क्या हो जाएगा, जहाँ पे रूरल एरिया, स्पेशली रूरल एरिया, क्योंकि पाकिस्तान के रूरल एरिया में बहुत 51% रूरल एरिया में आपका लिटरेसी रेट है, स्पेशली बलूचिस्तान में तो और नीचे है, वहाँ पे 30% के करीब चला जाता है। या आपका सिंध का रूरल एरिया है, या पंजाब का रूरल एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे जो अपने अदारे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन है या एलिमेंट या सेकेंडरी सेक्शन को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको इफेक्टिव किया जा सकता है। अब जो बच्चा ग्रेजुएट है, स्पेशली बच्चियां हमारी जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बीएस हैं, एमएससी हैं, उनका हक बनता है कि उनको जॉब दी जाए, उनको जॉब दी जाए। उनको कम से कम, हर ग्रेजुएट जो बच्ची है जो घर में बैठी है उसको कम से कम एक मुकद्दस पेशा है टीचिंग का, उसकी तरफ रगबत दी जाए। एक और बात, मेरा जो पीएचडी का थीसिस था उसमें मैंने पाकिस्तान और तुर्की का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। आप हैरान रह जाएंगे कि तुर्की में क्या है कि 4 साल की ग्रेजुएशन है और 4 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 4 साल बताया जाता है जिसने टीचर बनना है कि आपने वो 4 साल हाउ टू टीच। लेट्स सपोज आपने बीएस फिजिक्स किया है तो आपने ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद अगर आपने टीचर बनना है तो 4 साल आपने ये सीखना है, जिसको बीएड प्रोग्राम हमने दिया कि ये सीखना है कि मैंने फिजिक्स पढ़ानी कैसे है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना कैसे है। हमारी बात किस्म दी है कि हमने 9 मंथ का बीएड किया हुआ है, पहले पीटीसी थी हमारी, यानी कि जो लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज हैं टीचिंग के, जिसमें क्रिएटिविटी है आपके, उसके बाद क्या नाम है फन लर्निंग है, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये मेथड हमने कभी टीचर को बताया ही नहीं, ना ही टीचर ये क्लासरूम में प्रैक्टिस करता है, और इसके बदले में क्या है कि बच्चे के अंदर इनोवेशन ही नहीं पैदा होता। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आपसे एक ये सवाल है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक तो हुकूमती भी इकदाम कर रही है, एक प्राइवेट सेक्टर लदा इकदाम कर रही है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन आपने मैसेज हमारी नौजवान नस्ल को ये देना है कि नौजवान नस्ल ने इसमें क्या हिस्सा लेना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए नौजवान नस्ल ने क्या हिस्सा लेना है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मैं समझता हूँ कि 92 न्यूज़ जो है, रॉयल न्यूज़ है, इसने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि एजुकेशन को उन्होंने जो है प्रमोशन का, एजुकेशन को प्रमोट करने का, और फिर बच्चों में, नौजवान नस्ल में इनोवेशन और मोटिवेशन के मैसेज लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि रॉयल 92 न्यूज़ के बड़े अच्छे इकदाम हैं। तो जैसे आपने कहा कि क्वालिटी पे बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई क्वालिटी एजुकेशन उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपका टीचर जो है वो प्रोफेशनली टीचर नहीं होगा। वो ना एक्सीडेंटली टीचर बना हो, ना इंसिडेंटली टीचर हो, ना वो एक्सीडेंटली हो, ना वो इंसिडेंटली हो, वो प्रोफेशनली टीचर हो। हमारा ये हाल है। आप देखें कि जो अच्छे टीचर हैं, मैं समझता हूँ कि जो टीचर हैं उनकी हम पाँव की हाँक भी नहीं है। मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ टीचर्स को जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं उन तमाम टीचर के जो टीचर हैं उनकी मैं समझता हूँ कि मेरे दिल में और मेरी रूह तक उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है। लेकिन जो टीचर नहीं है, वो जो चीट कर रहे हैं कौम को, जो पढ़ाना नहीं जानते लेकिन फिर भी इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं, वो इस मुल्क के भी साथ मुखलस नहीं है और इस कौम के साथ भी मुखलस नहीं है। वो टीचर जो नॉन प्रोफेशनल है, जो सिर्फ, अब देखें गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा अपना सेक्टर है, इसमें मैट्रिक लोग हैं, FA लोग हैं, ठीक है, 90 और 80 की दहाई की अपॉइंटमेंट है। मुझे हैरानगी आती है कि गवर्नमेंट का जो 4-5 का सिलेबस है, स्पेशली 4-5 का मैं भी ले रहा हूँ, 3-4-5 का साइंस, मैथ और इंग्लिश, एक मैट्रिक आदमी, मैट्रिकुलेट जो हम कहते हैं, SSC जो है, वो कैसे उसको टीच कर सकता है? इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? कहाँ से क्वालिटी आएगी कि एक मैट्रिक आदमी जो है वो 3-4-5 को क्या लर्निंग देगा, उसकी क्या आउटपुट होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे आप देखें, मैं इसी को कहते हैं सोशल जस्टिस कैसे मुल्क में आए कि MSc लोग, BSc लोग, मास्टर डिग्री होल्डर घर में बैठे हैं या प्राइवेट सेक्टर में 5-7 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, और मैट्रिक बेस आदमी लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। इससे बड़ी बात किस्मत क्या होगी? कैसे क्वालिटी आएगी? अब देखें 1 लाख रुपया, लेट्स सपोज एक टीचर जो है, प्राइमरी टीचर जो कि जस्ट मैट्रिक PTC है या FACT है, वो 1 लाख रुपया या 80 हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है। अब चलो जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो जो काम काज तलाश कर लेती है, जो हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जिन्होंने BS MS किया हुआ है, MSc की हुई है, उनका क्या कसूर है? इससे बड़ी सोशल जस्टिस की आप क्या, कहाँ जो सोशल जस्टिस आ गया? अब इससे क्वालिटी कैसे आएगी? जी नाज़रीन, जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि डॉक्टर तनवीरुल हक साहब अपनी तलीम के बारे में अपनी राय और तजवीज़ें देते जा रहे हैं और आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा डॉक्टर साहब से है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, जैसे स्टूडेंट परेशान हो जाते इससे। वो ये है कि हुकूमत ने SNC को लॉन्च कर दी है,
सिलेबस तो एक कर दिया है हुकूमत ने, लेकिन उसने एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में नहीं बताया। हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो एनुअल सिस्टम होते हैं, कुछ स्कूलों में छोटी क्लासेस में भी सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, लेकिन जो ही बच्चा सेकंड ईयर को पास आउट करता है उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, साथ ही सेमेस्टर सिस्टम हो जाता है। अब डॉक्टर साहब से हम ये सवाल पूछेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम अच्छा है या एनुअल सिस्टम अच्छा है, इसके मुतालिक डॉक्टर साहब डिफरेंस और मुवाजना करें। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया। जो इम्तहानात का मोहम्मद अली साहब सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है वो है कंटिन्यूस असेसमेंट, जो कि हमारे मुल्क में प्रैक्टिस नहीं हो रही है। बच्चे की कंटिन्यूस असेसमेंट करना, ग्रेडिंग करना और बच्चे को आगे की तरफ प्रमोट करना, लेकिन ये बदकिस्मती हमारा नहीं है। हमारे यहाँ ये है, अब एक बच्चा एनुअल सिस्टम में है, लेट्स सपोज उसने सेकंड में ले ली मैट्रिक में या इंटर में FA FSC में, उसके 45% मार्क्स हैं, या उससे 33% हमारा पासिंग क्राइटेरिया है। अब मैं हैरान हूँ बीइंग अ रिसर्चर, बीइंग अ तालिब इल्म, बीइंग अ स्टूडेंट, कि जो बच्चा हमारे सिस्टम में 33% मार्क्स लेता है वो पास है, लेकिन अगर इसको हम फैक्ट्स एंड फिगर के फ्रेम में देखें तो इट मीन्स को उसको 67% उस क्लास का सिलेबस आता ही नहीं है। हमारा सिस्टम उसको पास कर रहा है। इनके 33% पासिंग क्राइटेरिया का मतलब ये है कि उस बुक्स का, उस क्लास का उसके 33% सिलेबस आता है, 67% सिलेबस नहीं आता। अगर वो 40% 50% भी मार्क्स ले जाता है ग्रेजुएशन में, इट मीन्स उसका ग्रेजुएशन का सिलेबस 50% आता है, 50% नहीं आता है। होना तो ये चाहिए कि कंटिन्यूस असेसमेंट ये है कि साथ साथ बच्चा लर्न कर रहा है, साथ साथ टीचर जो है उसकी असेसमेंट ले रहा है। ये सबसे अच्छा सिस्टम जो दुनिया में चल रहा है वो कंटिन्यूस असेसमेंट का है। फिनलैंड ने भी इसी की प्रैक्टिस की है, इसीलिए वो टीचर जो है वहाँ पर टीचर सेंटर्ड है असेसमेंट के हवाले से, लेकिन लर्निंग के हवाले से स्टूडेंट ही सेंटर्ड है। हमेशा बच्चे को ही सेंटर्ड रखें, जो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है उसको प्रमोट करें, लेकिन जो असेसमेंट, एवेल्यूएशन और मेजरमेंट जो है, ये जो 3 स्केल्स हैं हमारे एग्जामिनेशन के, इस पर टीचर को सेंटर्ड होना चाहिए और कंटिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होना चाहिए, उसमें फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूसली असेसमेंट को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। दूसरा आपने बात की है सिंगल नेशनल कैरिकुलम की। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है, इसका जो सबसे अच्छा जो स्टेप है एजुकेशन सेक्टर पे, वो जो है वो सिंगल नेशनल कैरिकुलम है। और दूसरा उसने जो बच्चों का जो डाटा है, बेफाम का डाटा जो है उसको कलेक्ट किया है। फिर प्राइवेट सेक्टर जो है, जो बहुत बड़ा सपोर्टिव है पाकिस्तान में एजुकेशन का, उस जी जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान के जो इमरान खान गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो स्टेप लिया है, इसको रिफॉर्म कह लें, एजुकेशन रिफॉर्म कह लें, सिंगल नेशनल कैरिकुलम जो है, तो इसमें इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसमें प्राइवेट सेक्टर को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑलरेडी है, बेहतरीन उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है। इससे क्या होगा, इससे कौमी यकजहती जैसे ठीक है वो पैदा होगी। नज़रिया पाकिस्तान जो है जिस पे इस मुल्क की जिसको कहते हैं कि बेस बनी थी, वो जो है डेवलप होगी। फिर एक और तफरीक, जिसे आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, डिफरेंसेस कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक गरीब बच्चा है या अमीर का बच्चा है, वो सेम सिलेबस सीख रहा है। अब उसका एक फ़ायदा क्या होगा कि लेट्स सपोज आप जब लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देने जाते हैं ना PPSC में, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपने MSc फिज़िक्स की है, अब हर एक का यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। अब PPSC जो है वो पूरे सिलेबस में से एग्ज़ाम ले रहा है। अब बाज़ बच्चों ने सिलेबस की इसी सिंगल कैरिकुलम ना होने की वजह से उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो उसने सिलेबस पढ़ा ही नहीं होता, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर सिंगल नेशनल कैरिकुलम हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसी तरीके से A लेवल का जो बच्चा है उसको आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपने सिस्टम से, या आपका जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब देखें जो मैथमेटिक्स D मैथमेटिक्स है आपका 6, 7, 8 का, उसको आप क्या कंपैरिजन करेंगे। अब यही मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा ही अच्छा स्टेप है कि अगर वो इसको इम्प्लीमेंट, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ बड़ा ध्यान दे रही है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ कि एक रिफॉर्म्स होगा एजुकेशन सेक्टर में, और रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को कह लें, अगर सिंगल नेशनल कैरिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। जी नाजरीन, आपने जैसा कि देखा कि SNC का कितना फ़ायदा है, इससे बच्चों में एहसास कमतरी का शिकार ख़त्म हो रहा है। तो हुकूमत की तरफ से ये कावश को सराहा जा रहा है हर तरफ से। तो अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि कुछ बच्चे 8वीं क्लास को जब पास कर जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट अदारों में ऐसा होता है कि 8वीं क्लास तक तकरीबन सारे ही पास होते हैं। उसके बाद जब बच्चा 9th क्लास में जाता है तो उसको ये नहीं पता चलता मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है या कंप्यूटर की तरफ जाना है।
एक तो ये सवाल होगा। दूसरा सवाल, जब बच्चा मैट्रिक कर जाता है डॉक्टर साहब, उसके बाद जब वो 11th क्लास में आता है तो फिर भी उसको काउंसलिंग के बारे में समझ नहीं आ रही होती। मैंने FSC करनी है, ICS करना है, किस तरफ जाना है, कौन सा अदारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा इसी तरह से सवाल है कि जब बच्चा 2nd ईयर को पास आउट कर जाता है, यूनिवर्सिटी में जाकर भी उसे मसला बन जाता है, मैंने अब क्या करना है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बच्चों के कैरियर के हवाले से थोड़ा तजवीज़ दे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, क्या कमाल का क्वेश्चन किया है कैरियर काउंसलिंग का। कहता है अरिस्टोटल कहता है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। कैरियर काउंसलिंग के अब देखें ना, मेरा एक ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी भी हमारी यूथ है, स्पेशली जो पढ़ी लिखी यूथ है, अगर वो बैकवर्ड पे गई है या वो कैरियर में बेहतर नहीं कर सके या वो जो बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, उसके पीछे एक ही रीज़न होगी। किसी भी पढ़े लिखे जो 90 की दहाई का 80 की दहाई के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा कि मुझे अच्छा कैरियर काउंसलर लाइफ में नहीं मिला। अब देखें, मैं समझता हूँ कि HEC ने बहुत बड़ा काम किया। जब हम 90 की दहाई में थे तो BA कर लें, BSc कर लें, BCom कर लें। अब क्या है, अब सैकड़ों के हिसाब से BS के प्रोग्राम हैं। अब तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो BS जो है वो इतने बड़े ज़्यादा प्रोग्राम HEC ने लॉन्च किए हैं, फिर इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन स्कूल लेवल पे जो काउंसलिंग है, मैं समझता हूँ कि 9-10 के जो टीचर्स हैं हमारे, माशाल्लाह जो 9-10 को पढ़ा रहे हैं, या जो हमारे हाई स्कूल के हेड्स हैं, जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें कम से कम जिस तरह हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और उनमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए, इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग जो है कम से कम पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ या जो स्कूल काउंसिल बनी उनके साथ एक प्रोग्राम जो है साल में लाजमी होना चाहिए, जिसमें बच्चों को, वालिदैन को, ये जो ट्रायंगल है पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और एक काउंसिल होनी चाहिए। जिस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो CO साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन कायम की, उसके तहत बड़े अच्छे उसका जो है फीडबैक मिला। फिर उन्होंने स्कूल काउंसिल को इफेक्टिव किया, बहुत अच्छा। इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग जो काउंसलर्स हैं वो पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट के दरमियान जो 9-10 के स्टूडेंट हैं, कम से कम साल में एक प्रोग्राम हो, उसमें कोई अच्छा सा जो कैरियर काउंसलर है जो अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है वो आए और बच्चों को बताए कि ये फील्ड जो है इस वक्त चल रहा है, ये BS प्रोग्राम है। और स्पेशली कॉलेजेस में जब बच्चा इंटरमीडिएट कर लेते हैं, FA FSC कर लेते हैं, पूरा एक सेशन होना चाहिए बच्चे के लिए और एक साल में एक प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने क्या करना है। बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है, वो क्या है कि देखा दिखाई, जी मेरे दोस्त ने इसमें एडमिशन लिया मैं भी लेता हूँ। उसका इंटरेस्ट जो है, फ़र्ज़ करें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें यही है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना उसी पे फोकस करना चाहिए। बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है उसको साइंस, बच्चा बायो की तरफ जाना चाहता है, जो बच्चे की विलिंग है उसकी तरफ ही हमें लेकर जाना चाहिए। जो बच्चे की इनोवेशन है, इनके स्टूडेंट सेंटर्ड ही होना चाहिए ये कैरियर काउंसलिंग जो है। तो इस पर वर्क करने की भी ज़रूरत है और इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज़ और बहुत एहसन अंदाज से तलीम के बारे में रोशनाई फरमाई। उन्होंने जितनी ज़्यादा अच्छी तजवीज़ दे सकते थे उन्होंने दी। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को डॉक्टर साहब की ये वीडियोज़, ये प्रोग्राम हमारा पसंद आई होंगी, डॉक्टर साहब की तजवीज़ पसंद आई होंगी। जितना हमसे हो सका, जितना हमें आज के प्रोग्राम में टाइम मिला, हमने आप तक तजवीज़ें पहुँचाई। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से नेक्स्ट टाइम मिला तो डॉक्टर साहब की मज़ीद रोशनाई दोबारा कराएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी सजेशंस और अपने सवालात कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि मज़ीद हम इसको बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब आपका अपना कीमती वक्त टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ 92 का और मोहम्मद अली शहबाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।